हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं सुनील कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसे कि आपको पता है, हम केमिकल काइनेटिक्स कर रहे थे, जिसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से ड्राइव करते हैं ये हम पढ़ चुके थे। तो आइए एक बार थोड़ा सा उसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन जो था, हमने उसको क्या किया था? ड्राइव करना सीखा था, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी? ये क्या थी? रिएक्शन की स्पीड को बताता था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता था? रिएक्शन की स्पीड को बताता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन जो होगा वहां पर आपको सजेशन के अंदर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हो। तो देखो, अगर मान लो कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी थी, तो मैंने आपको एक जर्नल से एक इक्वेशन दी, ठीक है, जो कि सी मिलता है। अगर मैं यहां से बोलता हूं कि भाई आप ना इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी? देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब ये रिएक्टेंट है तो साइन आगे क्या आएगा? नेगेटिव। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या इसके लिए? 2 है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर 1/2। ये रेट ऑफ रिएक्शन होगी ए के रिस्पेक्ट में। बी के रिस्पेक्ट में भी हम लिख सकते हैं, बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब रिएक्टेंट है तो आगे साइन क्या आएगा इसका? नेगेटिव। और कोफिशिएंट 3 है तो क्या आएगा इसका? 1/3। ऐसे ही मैं इसको प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है, प्रोडक्ट है तो आगे क्या साइन आएगा? इसके आगे पॉजिटिव। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर ड्राइव करना हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा, साथ के साथ यहाँ पर आई बटन के अंदर भी इसको वीडियो का यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा काम रहेगा वो क्या होगा? फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम उन फैक्टर की बात करेंगे जिसके ऊपर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो टॉपिक क्या होगा आपका? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किन किन फैक्टर के ऊपर आपकी रिएक्शन की जो रेट है, रिएक्शन की जो स्पीड है, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो देखो, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दिमाग में आप एक बात बिठा लो कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में कोलिजन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और टकराने के बाद वो क्या करते हैं? एक पार्टिकुलर एनर्जी को गेन करके वो रिएक्टेंट चेंज किस में हो जाते हैं? प्रोडक्ट के अंदर। तो मैक्सिमम फैक्टर के अंदर हम कोलिजन के साथ उसको जोड़ के देखेंगे। तो इसलिए याद रखना, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। ये पॉइंट आपने याद रखना होगा एंड इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में सबसे पहले देखो, इसको भी हम 2 पार्ट के अंदर तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है। अब देखो, फिजिकल स्टेट कैसे हो सकती है? आपका रिएक्टेंट या तो क्या होगा? सॉलिड हो सकता है, या फिर रिएक्टेंट आपका लिक्विड हो सकता है, या फिर रिएक्टेंट क्या होगा? गैस होगा। ओके, साथ के साथ कॉपी के ऊपर उतारते जाओ, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत है मार्क कर लो और कमेंट के अंदर आप उसको डाल सकते हो। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड और गैस। तो देखो, जब सॉलिड से लिक्विड की तरफ हम जब जाते हैं, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जब जाते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से के साथ जब स्ट्राइक जो करते हैं, कोलिजन जो होता है, वो भी क्या हो जाता है? उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि सॉलिड से गैस की तरफ जब आप जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इंक्रीज हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब अगर आपके पास गैसीय रिएक्टेंट होंगे,
उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसकी होगी, लिक्विड की। और सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन किस रिएक्टेंट की होगी, अगर आपके पास सॉलिड रिएक्टेंट है तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछ ले, आपको रिएक्टेंट दे दे और साथ में उनकी फिजिकल स्टेट को वहां पर नोटिफाई करता है वो, तो आपने इसको ध्यान रखना है कि अगर गैसीय रिएक्टेंट वहां पर है तो इस गैसीय रिएक्टेंट की केमिकल जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और सॉलिड की क्या होगी, सबसे कम होगी। बी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आपका जो नेचर जो होगा, आपका रिएक्टेंट कैसा है, क्या हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो आयनिक है या फिर वो कोवेलेंट बॉन्डेड है। आयनिक रिएक्टेंट है या फिर वो कोवेलेंट बॉन्डेड है। अब देखो आयनिक रिएक्टेंट और कोवेलेंट बॉन्डेड रिएक्टेंट दोनों के अंदर फर्क होगा। आयनिक बॉन्ड को डिसोसिएट करना आसान होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आयनिक बॉन्ड के अंदर कम यूज होती है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट मींस कि वो क्या होगा, बॉन्ड इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। अगर बॉन्ड आसानी से टूटता है, ये मैं आपको देखो बता चुका हूं पहले भी कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ नहीं होता, इसमें केवल पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी तो पुराने बॉन्ड इजीली टूट जाएंगे और नए बॉन्ड इजीली बन जाएंगे। इसीलिए जो आयनिक बॉन्डेड जो रिएक्टेंट होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, यहां पर ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि बॉन्ड इजीली टूट जाता है, क्योंकि बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, है ना, बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। कोवेलेंट बॉन्डेड के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, कम रहेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर बॉन्ड इजीली डिसोसिएट नहीं होता। क्या होगा, बॉन्ड यहां पर इजीली डिसोसिएट नहीं होता। तो यहां पर आपने देखना है कि जो नेचर ऑफ जो रिएक्टेंट आपका वो आयनिक रिएक्टेंट है फिर कोवेलेंट बॉन्डेड रिएक्टेंट है। अगर आयनिक रिएक्टेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगी, अगर कोवेलेंट बॉन्डेड होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, कम रहेगी। उतार लिया कॉपी के ऊपर आपने, है ना। तो देखो पहला फैक्टर हमने पढ़ लिया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर के ऊपर, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट और रिएक्टेंट का बॉन्डेड नेचर। फिजिकल स्टेट के अंदर क्या होगा, गैसीय रिएक्टेंट जो होंगे उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा देन लिक्विड, और उसके बाद सबसे कम किसका होगा, सॉलिड का। नेचर कैसा होगा, आयनिक है फिर कोवेलेंट है। अगर आयनिक रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आयनिक रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। कोवेलेंट बॉन्डेड के अंदर क्या होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है मजबूत बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए आपने थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रह जाती है, इसकी कम रह जाती है। ओके, तो ये था फर्स्ट फैक्टर। उसके बाद सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर क्या होगा, कंसंट्रेशन। सेकंड फैक्टर क्या होगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो आपके पास ये मान लो कि ए और बी रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, यहाँ पर ये सी बना देते हैं। अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है, देखो जनरल सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर, जैसे कि अभी आप हो और एक नॉर्मल कंडीशन के ऊपर आप लकड़ी के टुकड़े को जलाते हो तो वो आसानी से जल नहीं सकता। बट अगर हम वहां पर 100% ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई अगर वहां पर कर देंगे तो लकड़ी का जो टुकड़ा वो आसानी से जलना शुरू हो जाता है। काफी अच्छी तरह से उसके अंदर से फ्लेम निकलने शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि जो इफेक्टिव जो कोलिजन जो था, जो वहां पर कोलिजन जो था एक दूसरे के साथ, वो क्या होना शुरू हो जाता है, ज्यादा कोलिजन होना शुरू हो जाता है। और मैंने आपको बताया भी था कि कोलिजन जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर भी सेम ऐसे होगा, अगर ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है
बी की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, तो क्या होगा, ए और बी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बहुत ज्यादा संख्या के अंदर एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और चेंज किस में हो जाते हैं, ये सी प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अगर इनमें से इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है इस बात का तो कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी विद टाइम, तो क्या होगा, यहां पर कोलिजन की संख्या क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। कोलिजन डिक्रीज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। याद रखना, ये लोग साइड में लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन। रेट ऑफ रिएक्शन जो कि कोलिजन के ऊपर डिपेंड करता है, कोलिजन ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज्यादा। कोलिजन कब ज्यादा होंगे, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है ना। तो कंसंट्रेशन के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है, यहां पर लिखेंगे, इफ वी इंक्रीज concentration of any one reactant or both, then rate of reaction increase। क्लियर है। अगर हम दोनों रिएक्टेंट या दोनों में से किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, वहां पर आपकी इंक्रीज हो जाती है। ये था सेकंड फैक्टर आपका। अब थर्ड फैक्टर की बात करते हैं। देखो थर्ड जो फैक्टर जो आपके लिए वो क्या होगा, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को भी हम कोलिजन के साथ ही जोड़ के देखते हैं कि कोलिजन के साथ टेम्परेचर का किस तरह से इफेक्ट होता है। अब देखो आपने एक चीज देखी है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, कोलिजन पर, है ना। जितना ज्यादा कोलिजन उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। कोलिजन किस पर डिपेंड करेगा कि जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि गैसीय रिएक्टेंट जो होते हैं उनके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा कोलिजन उतने ज्यादा, कोलिजन जितने ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज्यादा। अब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो कोलिजन बढ़ गया, कोलिजन बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। तो यहां से अगर हम ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली कुछ रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखा कि अगर आप टेम्परेचर को 10 केल्विन तक इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है रिएक्शन की वो क्या हो जाती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, कई केस के अंदर रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। जितनी स्पीड से पहले रिएक्शन चल रही थी उस स्पीड का डबल हो जाती है अगर हम 10 केल्विन टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन का इंक्रीज कर दें। और कुछ केस के अंदर रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो ट्रिपल भी हो जाती है, 3 गुना भी ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो याद रखना कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। मोस्टली केस के अंदर 99% केस के अंदर तो रिएक्शन की रेट क्या होती है, डबल हो जाती है। 1% ऐसे भी केस होते हैं जिनके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ट्रिपल भी हो जाती है। ओके, क्लियर है ना, उतार लिया होगा आपने साहब, इसको समझ में आ गया। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। आप इस रिलेशन को याद रख लो, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कोलिजन पर, कोलिजन डिपेंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। अगर रेट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। कितना, अगर आप 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ती है, डबल हो जाती है। बट कुछ केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी ट्रिपल भी हो जाती है। ओके, तो ये था हमारा थर्ड फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। बात करते हैं फोर्थ फैक्टर के ऊपर। चौथा कौन सा फैक्टर होगा जिसके ऊपर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो फोर्थ फैक्टर क्या होगा आपका,
प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की प्रेजेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट एक ऐसा स्पीसीज होता है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और किसी भी रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है, परंतु कैटालिस्ट जो होता है वो खुद उस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, वो केवल रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। ओके, तो देखो जब हम यहाँ पर कैटालिस्ट जो पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक नया शब्द हम पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें कोई रिएक्टेंट चेंज हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अगर किसी भी रिएक्टेंट को की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर उसकी हो जाती है तो वो क्या होता है, हमारा जो रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं हो सकता, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। तो यही काम करता है कैटालिस्ट। क्या होता है कि जब आप ये मान लो कि आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर आपका क्या है, प्रोडक्ट है और ये इसका पाथ। अगर आप बिना कैटालिस्ट के आप कोई रिएक्शन करवाते हो तो यहां तक, ठीक है ना, ये एनर्जी यहाँ पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थी यहाँ पर, ओके, तो ये जो एनर्जी का गैप है यहां से लेके यहां तक का, ये क्या है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, ये क्या है इसकी यहाँ पर, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये क्या कब था, ये था विदाउट कैटालिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट, बिना कैटालिस्ट आप इस पाथ से फॉलो करते हैं। बट अगर कैटालिस्ट डाल दिया तो कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए एक नया पाथ यहां से ढूंढ देता है और वापस प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, ये नई एक्टिवेशन एनर्जी है जो कब मिली आपको, विद कैटालिस्ट, विद कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट जो होता है एक नए पाथ को वहां पर डिस्कवर कर देता है, ओके, नया पाथ आपको यहां से दे देगा जिसके कारण आपको क्या मिलती है, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी अच्छे से डिक्रीज हो जाती है और जो रिएक्टेंट जो होता है वो आसानी से किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। ये रिएक्टेंट था, ये किस में चेंज हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट की अमाउंट, प्रोडक्ट की एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट अगर पड़ता है तो क्या होता है इस एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर, ओके। अगर रिएक्टेंट बिना कैटालिस्ट का था तो क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो रिएक्टेंट आसानी से इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, परंतु जब आपने कैटालिस्ट डाल दिया तो उसने क्या किया, इस एनर्जी को पहले से थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया। अब एनर्जी बैरियर कम हो गया तो रिएक्टेंट आसानी से इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं और चेंज किस में हो जाता है, ये प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। या फिर आप इसको थोड़े से आप फिजिकली भी समझ सकते हो कि मान लो कि आप इस तरह से गेम खेलते हैं, ओके, और यहां पर आपने क्या करना है, बॉल को डालना है और यहां पर आपका क्या है, प्लेयर जिसके पास क्या है, एक बॉल है। अब देखो यहां पर इस गोल के अंदर अगर आप इसको बोलने इस गोल के अंदर यहाँ पर डालनी है तो प्लेयर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसने क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि वो इस गोल के अंदर इस बॉल को पहुंचा सके, परंतु इतनी एनर्जी इसके पास नहीं है तो क्या करेगा, ये नहीं कर सकता, तो कैटालिस्ट का यूज करेगा। कैटालिस्ट क्या करेगा, इस गोल की जो हाइट होगी उस गोल की हाइट को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। अब जो स्पोर्ट्स पर्सन हो क्या होगा, वो कम एनर्जी के साथ भी इस बॉल को इसके अंदर डाल सकता है और अपना काम यहां से कंप्लीट वो कर सकता है, जो इसका टारगेट जो था उस टारगेट को कंप्लीट ये आसानी से कर सकता है। तो कैटालिस्ट का काम भी यही होता है, इस एनर्जी का जो बैरियर जो था उस बैरियर को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है और एनर्जी बैरियर डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाता है, रिएक्टेंट आसानी से किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। तो कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैटालिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, रिएक्शन की जो स्पीड जो थी उसको और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर सकता है, ओके।
तो नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, तो कंप्लीटली थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी। अगला जो होगा प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस के अंदर होती है, जिसको हम डार्क के अंदर नहीं कर सकते। लाइट जैसे कि क्या होती है, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होती है वो दोनों रिएक्शन करती हैं और क्या बनाता है, ऐसे HCl बनता है। परंतु हाइड्रोजन और क्लोरीन इनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती कि ये अपने आप एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लें और HCl यहां से बना दें। इनको थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सटर्नल एनर्जी इनको देनी पड़ती है। तो वो कहां से मिलेगी आपको, जब आप इसके ऊपर लाइट डालते हैं तो इस लाइट की एनर्जी को थोड़ी सी तो हाइड्रोजन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ी सी लाइट एनर्जी को क्लोरीन एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ेगी तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोलिजन, और कोलिजन के बाद क्या बन जाता है इसका, HCl। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसके अंदर क्या होगा कि जो लाइट की प्रेजेंस के अंदर भी होती हैं। ओके, लाइट से फोटोसिंथेसिस हो गया, वो भी क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस के अंदर ही होते हैं। ओके, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो क्या बनाते हैं, यहाँ पर वाटर बनाते हैं। तो ये भी देखो, नॉर्मल आपके एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, परंतु ये नॉर्मल कंडीशन के ऊपर अपने एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो इसको भी किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर इसको लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लें और किस में चेंज हो जाते हैं, ये वाटर के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, लास्ट का फैक्टर के ऊपर बात करते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया से पहले मैं एक बात लिखना चाहता हूं। देखो, हम लकड़ी के बड़े ब्लॉक को आसानी से नहीं जला सकते, नहीं जला सकते, परंतु उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पर आसानी से जल जाता है। अब देखो, ये जो दो लाइन जो मैंने लिखी यहाँ पर, इससे आपको कुछ समझ में आ भी गया होगा। जब लकड़ी का बड़ा सा ब्लॉक जब होता है तो उसको हम आसानी से जला नहीं सकते, परंतु अगर आप उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे तो आप उसको आसानी से जला सकते हो। ऐसा क्या होता है, देखो, जब लकड़ी का जब पूरा बड़ा ब्लॉक था, ये आपके पास क्या था, पूरा बड़ा लकड़ी का एक ब्लॉक आपके पास प्रेजेंट है। हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे ब्लॉक के अंदर यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। ओके, छोटे छोटे लकड़ी के ब्लॉक यहाँ पर इसके डिवाइड हम कर लेते हैं। तो हुआ क्या, अगर आप एक सिंगल ब्लॉक की बात करते हैं तो इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर बहुत सारा सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है। तो जब छोटे छोटे टुकड़े में आपने डिवाइड किया तो क्या हो जाता है, इसका जो सरफेस एरिया जो था वो इंक्रीज हो गया। अब सरफेस एरिया जितना ज्यादा हो गया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का कोलिजन इनके साथ उतना ही ज्यादा हो जाता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कोलिजन ज्यादा हो गया तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज्यादा हो जाती है। इसीलिए पाउडर जो रिएक्टेंट जो होता है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अगर आपके पास कोई ब्लॉक या फिर आपके पास कोई टुकड़ा अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट का है तो उसके कंपेरेटिवली उसका पाउडर फॉर्म के अंदर वो ज्यादा आसानी से रिएक्शन करता है। तो ये थे कुछ फैक्टर जिनके ऊपर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको, नई वीडियो का लिंक या फिर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।